हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारी क्लासेस चल रही हैं क्वेश्चन बैंक को हल करने की, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं प्रत्येक चैप्टर से। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिए हुए हैं, उन पे हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है एसआई मात्रक प्रणाली में वैद्युत फ्लक्स को किस व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? जो डिराइव्ड यूनिट है वो पूछी हुई है। तो हम जानते हैं फ्लक्स जो हम नापते हैं फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मात्रक निकल के आते हैं। एक हम निकाल सकते हैं एन एम स्क्वायर अपॉन सी। एक तो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया, और दूसरा निकल के आता है इसके, अथवा में कह सकते हैं वो होता है फाई इक्वल टू ई ए से हम निकाल सकते हैं। ई का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति वी अपॉन डी, ये निकालते हैं। तो जब हम स्थिर धारिता के लिए निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसमें देखिए इसका हो जाता है वोल्ट, और यहाँ हो जाता डिस्टेंस के लिए है तो मीटर हो जाएगा। एक मात्रक बन जाता है वोल्ट, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर ए का पहले से ही है तो इसके बटे में मीटर और हो जाएगा, तो कट जाएगा तो बन जाएगा वोल्ट और मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, एक तो हमारा हो गया वोल्ट मीटर, और दूसरा हमारा एन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। दो यहाँ पे मात्रक हैं, तो जो भी एग्जाम में आपके पास, इसमें दोनों लिख सकते हो क्योंकि इसमें तो लिखने वाला है सिलेक्ट, उसमें ऑप्शनल में होता तो इनमें से कोई एक दिया रहेगा, वोल्ट मीटर दिया रहेगा या फिर न्यूटन मीटर का प्रति कूलाम दिया रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आवेश वितरण में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश मतलब हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। आवेश का पुनर्वितरण होगा लेकिन आवेश संरक्षित रहेगा। दो समान आवेशों के बीच बल की प्रकृति, अब दो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो इनके बीच हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये तो बहुत ही सिंपल बात पूछी गई है। समान में प्रतिकर्षण होगा, और अगर विपरीत होंगे, अगर इनकी बात हो रही होगी तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखना है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन सा नियम कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर आवेश के समानुपाती होता है? जहाँ भी बंद पृष्ठ की बात आएगी, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हमारा कौन सा नियम आ जाता है? कौन सा नियम कहता है? तो हमारा गॉस का नियम। गॉस का नियम भी कहते हैं और गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। तो ये गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम ये बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर मूलभूत ऋणात्मक आवेश कितना होता है? बहुत ही सिंपल आवेश सवाल पूछा हुआ है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे है तो ऋणावेश है, और वो भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, केवल आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और बगैर घबराए आपने इन चीज़ों को हल करना है। अब देखिए सममित आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए कौन सी प्रमेय? अब यहाँ पे सममित है आगे, सममित मतलब कोई इस दिमाग में एकदम सेट करके रखो, बंद उसकी बात हो रही है, गोल उसकी बात हो रही है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा प्रमेय आ जाएगा जो अभी हमने ऊपर बात की थी? गॉसेस लॉ, यानी गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कौन सा मूल विद्युत आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया को नियंत्रित करता है? यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि ये आवेशों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है इसी के माध्यम से होता है। अब हमारे पास एक उदासीन पिंड पर आवेश पूछा गया है, चूंकि पहले ही बोल दिया गया उदासीन, उदासीन मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो आवेश का मान कितना आएगा यहाँ पे? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, शून्य आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था ये। विद्युत स्थैतिक संतुलन में किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? देखिए कल भी हमने एक बात की थी, जब पिछले चैप्टर पे हम बात कर रहे थे, पिछले टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे,
तो यहाँ पे वैद्युत स्थैतिक संतुलन की बात हो रही है। जब यहाँ पे संतुलन होगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 आएगा वहाँ पे भी। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कूलाम के नियम को, ये भी पिछले 1-2 साल पहले पूछा गया था। कूलाम के नियम अनुसार इसको हमने सदिश रूप में बताना है। तो कूलाम का नियम सब जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना तो पता ही है। जब हम इसकी सदिश की बात कर रहे होंगे तो इसके साथ में हम एकांक वेक्टर और जोड़ देंगे, बस इतना से याद रखना है। इतना है रूप तुमको लिख के बताना है। जब एग्जाम में अगर पूछा जाता है सदिश रूप लिखना है तो सदिश रूप ये कहलाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या फिर देखिए, किस भौतिक राशि में चालक की विद्युत आवेश संचित करने की क्षमता निर्धारित होती है? किसी भौतिक राशि किस भौतिक राशि से पूछा गया है, किस भौतिक राशि से चालक की विद्युत आवेश संचित करने की क्षमता। अब राशि को किस रूप में मानेंगे, वो हमारी ये होती धारिता। किसी चीज़ की धारिता ये बताती है कि उसमें कितना आवेश संचित किया जा सकता है। विद्युत आवेश संचित करने की क्षमता मतलब उस चालक की धारिता। तो इसमें ये चीज़ पूछी गई थी, तो भाषा को ध्यान रखना है कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, उसको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र में रखे गए पराविद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? अब पराविद्युत पदार्थ के पृष्ठ पर उत्पन्न आवेश, यहाँ पे मुक्त आवेश नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये बद्ध आवेश इसे कहते हैं। बद्ध आवेश या इंग्लिश में कहेंगे तो बाउंड चार्ज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। चालक होगा तो वहाँ पे मुक्त आवेश होगा और यहाँ पे पराविद्युत पदार्थ की बात की गई है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात की गई तो यहाँ पे बद्ध आवेश होगा। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है? इतनी सिंपल सी चीज़ पूछी गई। तो धारिता क्या हो जाएगी? धारिता हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे बीच में पराविद्युत पदार्थ भर दिया गया है। कौन सी भौतिक राशि किसी संधारित्र की दी गई विभवांतर पर आवेश संचित करने की क्षमता निर्धारित करती है? कौन सी भौतिक राशि किसी संधारित्र को दिए गए विभवांतर पर आवेश संचित करने की क्षमता जो है वो निर्धारित करती है? तो फिर से आवेश संचित करने की क्षमता की बात आ गई, तो फिर से वही घुमा फिरा के बात पूछ ली गई है। आवेश संचित करने की क्षमता हमेशा क्या बताती है? धारिता बताती है। विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक के अंदर कुल आवेश कितना होता है? तो यहाँ पे फिर क्योंकि स्थैतिक संतुलन की बात हो गई तो आवेश यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ओह सॉरी 16 पे। जब किसी परावैद्युत माध्यम को परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें कौन सी घटना होती है? अब किसी परावैद्युत पदार्थ को लेना है हमने पहली बात तो, और इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखना है। तो इसमें कौन सी घटना पर होगी? तो पोलराइजेशन होगा इसमें, यानी जिसको कहते हैं हिंदी में ध्रुवण और इंग्लिश में पोलराइजेशन की घटना होगी वहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परावैद्युत नियतांक। ये कहलाता है परावैद्युत नियतांक, परावैद्युतांक भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं के से। और के इक्वल टू होता क्या है? ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन क्या है? तो यहाँ पे जैसे कहा गया है किसी माध्यम की, यानी पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसकी विद्युतशीलता, ये पदार्थ की विद्युतशीलता को दर्शाता है। और ये दिखाता है हमारी मुक्त आकाश है, इसको निर्वात भी कह देते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, ये पदार्थ की विद्युतशीलता हो गई, ये निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक। और निर्वात के लिए हमने जब डेरिवेशन निकाली है तो हमेशा निकाला निर्वात के लिए परावैद्युतांक को कितना माना जाता है निर्वात के लिए, इसको हमेशा हम क्या मान लेते हैं? के इक्वल टू 1। ये कई हमने डेरिवेशंस में किया है इस चैप्टर को जब हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आवेश और धारिता के पदों में किसी आवेश में कुल संचित ऊर्जा को क्या होती है? इसमें ऊर्जा पूछी गई है किस किस रूप में? आवेश और संधारित्र में संचित ऊर्जा, आवेश और धारिता के रूप में, आवेश और धारिता के रूप में। तो आवेश और धारिता के रूप में होती है तो ऊर्जा को हम दिखाते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इस फार्मूले को भी याद रखना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहाँ पे देखिए एक और सिंपल सवाल पूछ लिया गया, क्वेश्चन नंबर 19। संधारित्रों के किस संयोजन में तुल्य धारिता बढ़ती है? तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं संधारित्रों को
समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है और दूसरा कौन-सा हमारा? इसके अपोज़िट हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम में धारिता क्या हो जाती है? घटती है। जब एक में बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि दूसरे में क्या हो रही है? घट रही होगी, तभी हम उस पे बात कर रहे होंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पे परिणामी बल कितना होगा? तो इस पे भी क्या हो जाएगा? चूँकि एक समान क्षेत्र में रखा गया है, तो इसमें भी परिणामी बल शून्य होगा। इस प्रकार हमने इन 20 प्रश्नों को देखा है, तो इसमें इस चैप्टर में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं चीज़ों को इसमें भी लिया गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं और इन्हीं से आपकी जो परीक्षा की नैया है, वो बहुत आसानी से पार हो सकती है, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे और इन प्रश्नों को जब पढ़ रहे होंगे, तो आराम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। बहुत सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार हम जल्दबाज़ी में उसकी भाषा को सही ढंग से समझते नहीं हैं और हम गलती कर जाते हैं। क्योंकि बहुत एक-एक, 2-2 शब्द लिखने हैं पूरे, आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन्स में, 1 नंबर के क्वेश्चन्स में, तो ज़्यादा समय नहीं लेना है, बस पढ़ने पे ध्यान देना है। आंसर देते समय आपको समय नहीं लगेगा, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ने में समय देना है, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ें, आराम से पढ़ें, इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद।